Hello students, we'll start with the topic irrigation, that is from your first chapter of science, crop production and management. So we have studied other methods of irrigation as that of preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers. Till now we have completed these things and we are starting with irrigation. So what is irrigation? Irrigation means the supply of water to crops at regular intervals. ओके यानी अगर हमारी फील्ड है, हमने खेती की हुई है, वहाँ पे हम क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं तो एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब रोज़ सुबह अगर हम पानी देते हैं तो हमें रोज़ सुबह वो इरिगेशन किया जाता है, तो दैट इज़ अ मेथड. अगर रोज़ आप आफ्टरनून में देते हो या इवनिंग में देते हो, एक फ़िक्स टाइम होता है, दिन का एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब इरिगेशन किया जाता है. ओके, वाटर प्रोवाइड किया जाता है टू द क्रॉप प्लांट्स, टू द फील्ड्स. सो all living beings, so why we need water? We need water. Water is very important for proper growth and development. ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स बाय इट्स रूट्स, ये सब हमें पता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना, कि रूट्स से ही प्लांट्स अपना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट. अलॉन्ग विथ वाटर, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब. प्लांट्स कंटेन 90% ऑफ वाटर. जैसे ह्यूमन बॉडी 70% ऑफ वाटर से बनी होती है, उसमें 70% ऑफ वाटर कंटेंट होता है. सिमिलरली प्लांट्स में 90% ऑफ वाटर होता है. वाटर इज़ एसेंशियल बिकॉज ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस. ये तो हमें भी पता है कि अगर हमने कोई बीज डाला है तो उसको उगने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है. Okay, nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant. वाटर से ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसने एब्जॉर्ब किए हैं, वाटर में डिज़ोल्व है, वही प्लांट को मिलते हैं. और इट इज़ अ फूड ऑफ प्लांट. फूड से उसको न्यूट्रिशन मिलता है, फर्टिलाइजर्स उस तक पहुंचता है जिससे उसकी प्रॉपर ग्रोथ होती है, प्रॉपर में उसका मेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है. फोटोसिंथेसिस में भी वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. So importance of water, as we all know, and because 90% of plant contain water, तो आप सोच सकते हो कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक प्लांट के लिए वाटर का, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. नहीं तो अगर हम हमारे गमलों में भी पता है, अगर हम पानी नहीं डालते हैं तो गमले सूख जाएंगे, है ना. उनको प्रॉपर वाटर सप्लाई होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज प्लांट विल नॉट सर्वाइव. अच्छा, इसके वजह से, वाटर की वजह से, अगर बहुत ठंड है या बहुत गर्मी है तो भी प्लांट सर्वाइव कर सकता है बिकॉज इट कंटेन वाटर. टू मेंटेन मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली. इसलिए हमें हमारी फील्ड्स को, हमारी क्रॉप्स को प्रॉपरली और टाइम टू टाइम वाटर करना, इरिगेशन करना ज़रूरी होता है. अगेन द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन. तो जो हम क्रॉप को पानी देते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, उसको इरिगेशन कहा जाता है. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज क्रॉप टू क्रॉप. अब हम किसी क्रॉप को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, है ना, जैसे पैडी फील्ड्स होते हैं, राइस के फील्ड्स हैं, वो तो पूरे पानी में ही ग्रो करते हैं. जब वो रेनी सीजन होगा तब वो पैडी सोक किया जाएगा. ऐसे ही हर क्रॉप की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. किसी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर होता है, किसी को कम रिक्वायरमेंट होती है. तो अकॉर्डिंगली फार्मर नो इट वेल एंड अकॉर्डिंगली वो क्रॉप्स में इरिगेशन करता है. सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन दिस इरिगेशन टेक्निक वेरीज. इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर. ऑफकोर्स समर में ज़्यादा, अगर समर की कोई क्रॉप है तो हमें उसको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि सॉइल ऑलरेडी ड्राई हो चुकी है. Cloud, it could be due to the increase in the rate of evaporation of water from the soil and leaves. क्योंकि हमारी सॉइल ड्राई हो जाती है. ड्राई क्यों हो जाती है? बिकॉज हाई हीटेड इन्वायरमेंट में इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है हाई टेम्परेचर्स पे. Now sources of irrigation. Sources of water for irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. दीज आर द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन. ये आपको ट्यूबवेल से होता है, पॉन्ड से होता है, लेक से होता है, रिवर, जो भी वाटर सोर्स अवेलेबल होता है, डैम होते हैं, इन सब चीज़ों से, नहर होती है, तो इन सारी सोर्सेज ऑफ वाटर होते हैं जिससे इरीगेशन किया जाता है. हम सिर्फ रेन पे डिपेंड नहीं करते हैं. ट्यूबवेल है या वेल पे भी डिपेंड करता है. नाउ
These are the traditional sources of traditional methods of irrigation. You can see these traditional methods like moat, chain pump, ढेकली, and this is राहत. तो these are the traditional methods. अच्छा, traditional methods में human beings का यूज़ होता है, या तो human being को का वो काम करना पड़ता है, या तो फिर ये animals का यूज़ होता है. ओके, cattle or human labor is used in these methods. These methods are cheaper but less efficient. ठीक है, इससे होता है, अच्छे से होता है, करते हैं हमारे फार्मर्स इससे वर्क, लेकिन इसकी कॉस्ट चीप होती है, कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है, कहीं हो पाया कभी नहीं हो पाया, प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, हमारा फिज़िकल लेबर ज़्यादा लगता है इसमें. और अगर हम यूज़ करते हैं मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न मेथड में आते हैं पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर. अगर वाटर को ऊपर कहीं ऊपर हाई फील्ड्स पे लेके जाना है तब हमें पम्प्स यूज़ किया जाता है. डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दीज पम्प्स. ठीक है, पम्प्स को रन करने के लिए अगर हायर एल्टीट्यूड पे लेके जाना है तब ये पम्प्स यूज़ किए जाते हैं. नाउ द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होते हैं, वो वाटर को सेव करते हैं, वाटर कंजर्व करते हैं. सो दे यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, मतलब कम यूज़ करते हैं वाटर का. द मेन मेथड्स आर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम. तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल. ये अनइवन लैंड पे होता है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं सफिशिएंट नहीं होती है. अनइवन है लैंड, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो इसलिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर पाइप्स लगाए जाते हैं. परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल. आप लोगों ने मैथ्स में परपेंडिकुलर ड्रॉ किए होंगे, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस वर्ड. तो परपेंडिकुलर पाइप्स लगाए जाते हैं विथ रोटेटिंग नोज़ल. उसके टॉप में नोज़ल लगा रहता है जो रोटेट करता है इन ऑल द डायरेक्शंस, जिससे हर तरफ पानी पहुंच सकता है. व्हेन वाटर इज़ अलाउड टू थ्रो द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पम्प, इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स. अब देखो, एक पंप लगाना पड़ता है. पंप से क्या होता है, वो वेल का पानी जाता है मेन पाइप में, और मेन पाइप से स्प्रिंकल्स से, नोजल से वो बाहर आता है. इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप इफ़ इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग. तो ये किस तरह से होता है, जैसे रेनिंग होता है, रेनिंग में कैसे पानी की फुहारें आती हैं, सिमिलरली इससे भी इस सिस्टम में भी, स्प्रिंकल सिस्टम में पानी की फुहारों जैसे इरिगेशन होता है. स्प्रिंकल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स. सबसे इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है लॉन्स में और कॉफ़ी प्लांटेशन में. Second is drip system. In this system the water falls drop by drop directly near the roots. अब ये पानी को बचाने के लिए बहुत अच्छा मेथड है. जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करने के लिए या हमें खेती करने के लिए ये मेथड बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, पाइप्स लगा दिए जाते हैं और पानी डायरेक्टली रूट्स में जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं. इसमें भी देखो पंप लगाया हुआ है, वेल से मेन पाइप जा रही है जिससे बहुत सारे पाइप्स इंटरकनेक्टेड हैं, और इन पाइप्स में एक होल होता है जहाँ से पानी डायरेक्टली रूट्स को मिलता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप. इसमें बिल्कुल वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होता. ये वाली टेक्निक से, ड्रिप सिस्टम से, वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स के लिए अच्छा होता है, गार्डन्स के लिए अच्छा होता है, एंड ट्रीज़. See in the next page, in next section we'll study protection from weeds. Now बूझो इन पहली एक वीट फील्ड में जाते हैं, वहाँ पे वो देखते हैं कि वीट फील्ड के साथ कुछ और प्लांट्स भी उगे हुए हैं, कुछ और प्लांट्स भी निकले हैं, ग्रो हुए हैं. तो वो सोचते हैं, देखो बूझो सोच रहा है, हैव दीज प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली. तो क्या ये प्लांट्स किसी ने लगाए हैं, क्योंकि इतने सारे लगे हुए हैं, उसके साथ में ये भी प्लांट्स लगे हुए हैं, तो क्या ये स्पेशली लगाए गए प्लांट्स हैं. तो उसका आंसर हमें देखो आगे दिया है. इन द फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप. दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. सो नहीं, ये वाले प्लांट्स किसी ने पर्पसली लगाए नहीं होते हैं. दीज प्लांट्स आर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, यानी ये हमें नहीं चाहिए होते हैं, ये नेचुरली ग्रो करते हैं. ठीक है, विद द क्रॉप प्लांट. रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग.
Weeding is necessary since weeds compete with the crop plant for water, nutrients, space and light. ये जो प्लांट्स ग्रो होते हैं साथ में वो क्या करते हैं, सॉइल से न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, वाटर भी एब्जॉर्ब करते हैं, वो आपके फर्टिलाइजर्स को भी यूज़ करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट डाला है स्पेस भी ले रहे हैं, वहाँ पे एक दूसरा वीट का प्लांट हो जाता है हमारा। तो इस तरह से वो वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट के लिए भी कम्पीट करते हैं। अब बताओ लाइट के लिए क्यों करेंगे, लाइट तो सबके लिए इक्वली अवेलेबल है, बट अगर एक प्लांट बीच में खड़ा है तो उसके साइड वाले को हो सकता है इवनिंग टाइम में प्रॉपर लाइट ना मिले, या अर्ली मॉर्निंग में क्योंकि वो शेड आ रहा है उसका तो प्रॉपर लाइट ना मिले। अगर वो प्लांट वहाँ पे नहीं हो तो दूसरे प्लांट्स को थोड़ी सी बेटर लाइट मिलेगी। लेकिन ये एक जब वीड है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वीड का नंबर ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है वीड, ये तो जंगली घास वगैरह नहीं उग जाती है, तो दीज आर द वीड्स ओनली, जिसकी कोई जो हमें चाहिए नहीं होते हैं, दीज आर अनडिज़ायरेबल वंस। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन द हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब ये कुछ वीड्स तो ठीक है, ये सिर्फ कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन कुछ वीड्स जो होते हैं या अनडिज़ायर्ड प्लांट्स जो होते हैं ये हार्मफुल होते हैं, ये पॉइजनस होते हैं। हार्वेस्टिंग यानी जब हम इनको कट करते हैं तो उस टाइम अगर ये फूड क्रॉप के साथ चला जाए, हमारी क्रॉप मेन क्रॉप के साथ जाता है, तो ये पॉइजनस क्रॉप भी होती है, तो इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. Tilling before sowing of crop help in uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. Best time for removal of weed is therefore is before they produce flowers and seedlings. सो अब हमें वीडिंग का बेस्ट टाइम क्या होता है। देखो हमने टिलिंग विलिंग सब किया था, पहले की जो प्रोसीजर्स की थी सॉइल को लेवलिंग करने की, उस टाइम हमने सारी उसके वीड्स हटा दिए थे उस टाइम, है ना। अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स हो जाता है, वो ड्राई हो जाते हैं, अपरूट हो जाते हैं, मतलब उसकी जड़ें निकल जाती हैं, फिर हम उसको ईजिली हटा सकते हैं। सो इसमें मैनुअल रिमूवल होता है। बट बेस्ट कब निकाला जाता है वीड को, बेसिकली वीड को निकाला जाता है उससे पहले कि उसमें फ्लावर्स और सीड्स आएँ, क्योंकि अगर एक बार फ्लावर्स और सीड्स आ जाएंगे तो क्या होगा, वो फ्लावर और सीड्स जो रहेंगे कहीं और गिरेंगे और अगेन वीड डेवलप हो जाएगा, दूसरा प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो इससे पहले जब वो छोटे रहते हैं उसी टाइम उनको निकाल देना ज़रूरी होता है। तो एक तो मैनुअल मेथड होता है, यानी आपको खुद जाके वहाँ पे उन प्लांट्स को देख के निकालना होता है। The manual removal include physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground. अब हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम उसको जड़ से निकाल सकें, इसलिए हम नीचे से क्लोज टू द ग्राउंड वाले स्टेम से उसको काट लेते हैं। This is done with the help of खुरपी. Seed drill is also used to uproot the weeds. Seed drill हमने देखा था, seed drill को भी हम यूज़ करते हैं इन प्लांट्स को निकालने के लिए। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D. So 2,4-D is the example of a weedicide. ये एक chemical होता है जिसको use करते हैं to remove the weeds from the plant. Chemical spray करते हैं तो ये specifically उन्हीं plants को harm करता है, हमारी crop plant को harm नहीं करता। लेकिन yes, we are adding chemical to our crop which is not good. These are sprayed in the fields to kill weeds. They do not damage the crop. The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer. अब इसको क्या करते हैं, डाइल्यूट कर लेते, थोड़ा पानी मिक्स कर लेते हैं, मतलब इसका अमाउंट आता है, जैसे कि इतना मेजर दिया हुआ था कि कितना हमें weedicide लेना है, कितना वाटर ऐड करना है, तो दिस मेजर इज़ गिवन। सो 2,4-D का जो है उसका नाम होता है डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन पर्सन हैंडलिंग वीडिसाइड स्प्रेयर? येस, होगा ही, इट्स अ केमिकल और थोड़ा सा हार्श केमिकल होगा, जिससे जो स्प्रे कर रहा है उसको इसकी तकलीफ़ हो सकती है। ही मे गेट हार्म्ड बाय दिस। As early mentioned, the weedicides are sprayed during vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying weedicides may affect health of farmer, so they should
यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। इसलिए फार्मर को जब ये स्प्रे कर रहे होते हैं तो बहुत केयरफुल खुद को प्रोटेक्ट करके इसका यूज़ करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज़ एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। नाउ हार्वेस्टिंग। सेक्शन 1.8 इज़ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अब देखो ये मेन तो वही है कि हमें हार्वेस्ट मिलना चाहिए, है ना। तो हार्वेस्टिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड, हाँ मतलब हमारी क्रॉप जब मैच्योर हो जाती है, जब हमारी क्रॉप प्रॉपर बड़ी हो गई है, प्रॉपर हमारी हो गई है ग्रोथ, उसके बाद उसको कट करने को हम उसे हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट close to the ground. It usually takes 3-4 months for a cereal crop to mature. यानी अगर कोई सीरियल क्रॉप है तो उसको मैच्योर होने में, यानी वीट राइस, उसको बड़ा होने के लिए यूजुअली 3 to 4 months लगते हैं। उसके बाद हार्वेस्टिंग टाइम आता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन बाय मैनुअली बाय सिकल। देखो सिकल का पिक्चर भी दिया हुआ है, ये मैनुअली करते हैं, है ना, बाइसिकल। आप लोगों ने देखा होगा खेत में जब खेत का फसल कटती है तो ये सिकल का यूज़ किया जाता है। बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। एक हार्वेस्टर की मशीन भी होती है जिससे वो फसल कट जाती है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप ग्रेन सीड्स नीडेड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द काफ। अब जो मेन सीड्स हैं और जो उसका बाकी की स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। यानी सीड्स को अपनी स्टेम्स और लीव्स और अदर पार्ट से अलग करना इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। दिस इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इन फैक्ट इज़ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। देखो दिस इज़ द मशीन कंबाइन। ये जो मशीन है इसमें हार्वेस्टर भी होता है, यानी वो हमारी क्रॉप को कट भी कर रहा है, हार्वेस्ट भी कर रहा है एंड उसकी थ्रेशिंग भी कर रहा है, यानी सीड को उसके काफ से अलग भी कर रहा है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स stubs are left in the field which are burned by farmers. Paheli is worried. She knows that if it causes pollution, it may also catch fire and damage the crop laying in the field. अब देखो क्या होता है, कई बार ये जो थ्रेशर से हमने कंबाइन, ये जो मशीन है, कोई भी तरह से हमने वो अलग कर दिया, हमने सीड्स ले लिए और बची हुई जो स्टेम्स और बाकी का पार्ट ऑफ प्लांट है वो फील्ड में रहता है, तो उसको फार्मर्स कई बार जला देते हैं। इससे क्या होता है, धुआं होता है, यानी पोल्यूशन क्रिएट होता है। और कई बार ये जो हमारी आपका हो गया लेकिन बाजू वाले खेत में तो हो सकता है कि अभी भी हार्वेस्टिंग होनी बाकी हो, तो वहाँ पे ये इट मे कॉज द फायर, वहाँ पे आग लगा सकता है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड काफ बाय विनोविंग। अब इसकी एक और टेक्निक होती है, तो थ्रेशिंग हमने बताया मशीन से होता है, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास थोड़ा कम लैंड है वो अपने हाथ से करते हैं इस चीज़ को कि सेपरेट द सीड फ्रॉम द काफ। दिस इज़ द मशीन, दिस इज़ द विनोइंग मशीन। You have already studied in this in the class 6th. Now हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हमारे यहाँ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे जब हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग होती है तो बैसाखी, होली, दिवाली, पोंगल, नबान्या एंड बिहू, दीज आर द फेस्टिवल्स जो कि अलग अलग स्टेट्स में सेलिब्रेट करते हैं। मतलब होली दिवाली तो हम लोग को सबको पता है, बैसाखी पंजाब का फेस्टिवल है, पोंगल साउथ में होता है ना, बिहू इज़ समवेयर इन ओडिशा आई थिंक, है ना। दीज आर द फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, क्योंकि ये एक खुशी का टाइम होता है फॉर फार्मर्स की उन्होंने जो मेहनत की होती है, तो 3-4 महीने की तो क्रॉप होती है कि क्रॉप को सो करके उसके बाद क्रॉप, लेकिन हमारा काम तो उससे पहले से चालू हो जाता है। मतलब हमारी उस टिलिंग करना, सॉइल को प्रिपेयर करना, पूरी जो वो मेहनत लेते हैं उन लोग, दिन रात की मेहनत रहती है उन लोग की 4-5 महीनों की, और वो कट करके और फिर उनको पूरी क्रॉप मिलती है। तो दे यूज़ टू सेलिब्रेट दिस एंड थैंक गॉड, डू प्रेयर्स, ओके, कि दे थैंक द गॉड टू फॉर दिस क्रॉप वगैरह। तो ये तो सारे हमारे फेस्टिवल्स हैं, आप लोगों ने, हम सबको पता ही है, वी ऑल सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स। नाउ वी कम टू द सेक्शन 1.9 स्टोरेज। स्टोरेज इज़ प्रोड्यूस
Storage of produce is an important task. If the harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. अब हमारे पास स्टोर क्रॉप आ गया है, ठीक है, सीड्स आ गए हैं, तो उनको हमें प्रॉपरली स्टोर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो स्टोर नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, उसको मॉइस्चर लग जाएगा, उसमें इंसेक्ट्स लग सकते हैं, रैट लग सकते हैं, हमारी पूरी क्रॉप ख़राब हो सकती है, इसलिए उसको प्रॉपरली रखना, सेफली रखना इज़ इम्पॉर्टेंट. Harvested grains have more moisture. If freshly harvested grains are stored without drying, then they get spoiled, attacked by organisms, making them unfit for use for germination. अब हमारे सॉइल जब हम कट करते हैं हमारे ग्रेन को, तब उस टाइम ग्रेन को बहुत मॉइस्चर रहता है ग्रेन में, तो हमें उसे सुखा के फिर स्टोर करना पड़ता है, ताकि वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना हो और वो ख़राब नहीं हो. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. इसको सन में सुखाया जाता है क्रॉप को, उसके बाद इसकी स्टोरिंग की जाती है. दिस प्रिवेंट अटैक ऑफ इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी. इन सारी चीज़ों से उसको बचाते हैं, इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से. फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स. See, this is the storing. ठीक है, farmers store these grains in jute bags or metallic bins. However, large-scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from the pests like rats and insects. हम उनको कहाँ पे ग्रेनरीज में करते हैं या तो सीलोज में. See, this is the silos for storage of grain. And these are the storage in the granaries. Dried neem leaves are used in storing food at home. हम जब हमारे घर में जब लिया जाता है, ये गेहूँ ली, चावल लिया, दाल ली, तो इन सारी चीज़ों को नीम लीव्स डाल के हम स्टोर करते हैं. For storing large quantity of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. पेस्ट क्या होते हैं? जो ये फूड को अटैक करते हैं और हमारे फूड को डैमेज करते हैं. After see what is this table now. Food from animals. What we are studying this is the section 1.10, food from animals, activity 1.3. Make the following table in your notebook and complete it. अब ये टेबल बनाना है and complete करना है. You need to understand this first. मिल्क है, मिल्क के सोर्सेज क्या है? काउ, बफेलो, शीप, गोट, शी कैमल. सो दिस इज़ द सोर्सेज ऑफ मिल्क. और क्या मिलता है हमें एनिमल्स से, वो आपको लिखना है और उसके सोर्सेज लिखने हैं. ओके, जैसे एग्स हुए, तो एग्स किस किस के मिलते हैं ना. उसके बाद आप अगर मीट कंज्यूम करते हो, मीट किस किस से मिलता है. एंड व्हाट एल्स, मिल्क लिख चुके हैं हम, सीड्स लिख लिया, फिर मीट लिख लिया. Okay, these are the other examples. After completing this table, you must have seen that, like plants, animals also provide us with different kind of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. अब जो coastal areas में रहते हैं, सी के नियर रहते हैं, सी वाले जहाँ पे ओशंस लगा हुआ है जिनका प्लेस, वहाँ पे सी फूड्स बहुत ईजीली, ऑफकोर्स वहाँ पे सी है तो सी फूड अवेलेबल होगा, तो इसलिए दे कंज्यूम सी फूड ऑन रेगुलर बेसिस. जैसे हम रोज़ दाल चावल खाते हैं, वैसे वो चावल विद फिश खाते हैं. In the previous classes, you have learned about the food that we obtain from the plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in the farms have to be provided with the proper food, shelter and care. यानी अगर हम काऊ, बफेलो कुछ हम घर में रख रहे हैं, पाल रहे हैं, या पोल्ट्री फार्म है हमारा, तो उनको भी प्रॉपर केयर करना पड़ती है. तब हमें, जैसे काऊ की पूरी देखभाल करोगे तो विल गेट गुड मिल्क. When this is done on a large scale, this is called animal husbandry. जब हम जैसे पोल्ट्री कर रहे हैं हम, या फार्मिंग ये कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग है हमारी, तो इस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे हम काऊ, बफेलो इन सब को रखते हैं ऑन लार्ज स्केल. दिस इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. Fish is good for health. We get cod liver oil from fish, which is rich in vitamin D.
जो फ़िश जो होता है इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। इसमें कॉड लिवर ऑयल होता है जो कि हमें विटामिन डी प्रोवाइड करता है। सो दैट इज़ ऑल इन दिस चैप्टर। थैंक यू।